दोस्तों, सुहाग रात की सेज पर दुल्हन अकेले बैठकर रो रही होती है। ना उससे लेटा जाता है, ना उससे सोया जाता है, ना वो चैन से बैठ सकती है। वो हर वक्त रोती ही रहती है और ऐसे में बाहर निकल करके अपनी सासू माँ के गले से लिपट करके रोने लगती है और कहती है, सासू माँ, मुझे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो ये घर जैसे शमशान लग रहा है। सासू माँ भी कहती है कि बेटी, मैं तो तुमसे कब का कह रही हूँ कि तुम अपने मायके चली जाओ और वहां जा करके कोई दूसरे लड़के के साथ में शादी कर लो। यह सुन करके अंतिमा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि माँ, ये कैसी बात करती हो तुम? मैं इस घर की बहू हूँ, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर इस घर को छोड़कर कब जाऊंगी? जब मेरी आत्मा इस घर से छोड़कर चली जाएगी, मैं तभी जाऊंगी, नहीं तो इस घर को मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगी। लेकिन सासू माँ कहती है कि देख बहू, तेरा पति मर चुका है, तू अब हमारे घर में नहीं रह सकती है। उसके बाद में ये कहती है कि मेरी शादी कब हुई और सुहागरात कब हुई, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं अपने पति के साथ एक दिन भी नहीं बिताई हूँ। कैसे मैं अपने आप को विधवा मान लूँ? लेकिन माँ कहती है कि बेटी, जब तुम्हारा पति मर चुका है तो तुम विधवा हो ही चुकी हो, इसमें कहने की बात ही नहीं है। तुम्हारा सुहाग रात हुआ या नहीं हुआ, ये कोई नहीं जानता। सिंदूर के बाद अगर पति मर जाता है तो तुम उस दिन से विधवा हो गई हो। लेकिन यह सुन करके फूट फूट करके रोने लगती है और माँ को भी रुला देती है। वो बहू सासू माँ को छोड़ करके अपने ससुर जी के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि ससुर जी, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी ससुर जी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ससुर जी कहते हैं कि बेटी, मैं कहाँ कहता हूँ, लेकिन जैसी तुम्हारी इच्छा करे। मैं तो कहता हूँ बेटी, जिंदगी बहुत बड़ी होती है, जिंदगी को संवारने के लिए बेटा कोई ना कोई साथ तो चाहिए ही। हमें अगर हमारा बेटा मर चुका है तो तुम बेटी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम चली जाओ बेटी, अपनी जिंदगी बना लो। लेकिन रोने लगती है, कहती है पिताजी, तुम भी यही अगर कहोगे तो मैं मर जाऊंगी। आपके सहारे से मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ जीवित हूँ, नहीं तो मैं उसी दिन मर गई होती जिस दिन न्यूज वालों ने ये खबर सुनाया था कि। उसके बाद में कुछ औरतें आती हैं, कहती हैं, अरे ये तो विधवा हो चुकी है लेकिन फिर भी सुहागन के रूप में बनी रहती है। यह सुनकर के और रोने लगते हैं और उसके ससुर जी उन औरतों को कहती है कि देखो, इस तरह से जलील बातें नहीं किया करो। हमारा घर पूरा रोने लगता है, हमारा घर बेचैन हो जाएगा, हम अपनी बहू का मुंह देख करके जी रहे हैं। प्लीज आप लोग ऐसी बातें ना करिएगा, हमारे द्वार पे आते हुए प्रेम से चली जाओ, लेकिन इन सब बातों को मत करना। उसके बाद में सब लोग ऐसे ही कहते रहते हैं। लेकिन सासू माँ कहती है कि बेटी, मेरी मान तो तू वो सफेद साड़ी पहन ले, विधवा के रूप में रहेगी तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन यदि सुहागन बन के रहेगी, यदि पति के मरने के बाद भी सुहागन के रूप में रहेगी तो तुम्हें सब कोई। उसके बाद अगले ही दिन सासू माँ अपनी बहू को कुएं पे ले जाती है और गांव के कुछ औरतों को बुलाती है और नहला करके उसके सिंगार पिटार को उतारने लगती है, चूड़ियों को फोड़ने लगते हैं और माथे से उस सिंदूर को जैसे ही धोने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है, जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो, जैसे उसकी जमीर मर गई हो, जैसे उसकी आत्मा को कोई झकझोर दिया हो, उसकी आत्मा छिन्न भिन्न हो गई हो। और ऐसे में वो खड़ी होकर हंसने लगती है और पागलों के जैसे ठट्ठे मार करके पूरे गांव में शोर मचा देती है और ये शोर पूरे गांव में गूंज उठता है। ऐसे में सब लोग हट जाते हैं छोड़ करके और वो एक ही बात कहती है कि सासू माँ, मैं वादा करती हूँ कि उस पाकिस्तान के नस से नाबूद कर दूंगी, मैं उस पाकिस्तान के जड़ से मैं धज्जियां उड़ा दूंगी, उस पाकिस्तान को मैं नक्शे से उसका नामो निशान मिटा दूंगी, मैं उसके जर्रे जर्रे को नामो निशान मिटा दूंगी। यदि वो जानता नहीं है, अभी वो जानता नहीं है, उसने मेरे पति को छीन लिया है, उसने मेरे पति को छीन लिया है। मैं जिस दिन जाऊंगी काली का रूप धर के, उसको पता नहीं है
उसको पता नहीं है हिंदुस्तानी औरत का रूप क्या होता है। उसके बाद में वो रोने भी लगती है और फपक फपक कर रोने लगती है और कहती है, सासू माँ, मैं क्या विधवा हो चुकी हूँ। सासू माँ भी रोने लगती है और कहती है, बेटी तेरे नसीब में यही था, तू विधवा हो चुकी है और तू सफेद साड़ी को पहन ले। सफेद साड़ी पहनने के बाद वो विधवा औरत और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं पाकिस्तान में लड़ने जाऊंगी, मैं पाकिस्तान के हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जाऊंगी और अपने पति का बदला जरूर लूंगी। उसके बाद में दोस्तों ये औरत और भी ज्यादा पागल हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होगा। उसके बाद उसकी कुछ गंदी हरकतों को देख करके वो किसी के भी ऊपर ईंट पत्थर चलाने लगती थी। इन हरकतों को देख करके गांव वाले बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं इसे पागल खाने भिजवा दो। पागल खाने गांव वाले शोर मचाकर कहते हैं इसे पागल खाने भिजवा दो, नहीं तो किसी की जान ले लेगी। वो अपने ससुर जी के साथ में जाती है और कहती है, ससुर जी मैं क्या विधवा हो चुकी हूँ। और ससुर जी कहती है, बेटी मुझसे अब कुछ देखा नहीं जाता है। उसके बाद में ससुर जी उसे बगैर बताए हुए लोगों के साथ में उसे ले जा करके पागल खाने में छोड़ आते हैं। पागल खाने में छोड़ आने के बाद में वो पागलों के बीच में पागलों को भी नहीं रहने देती है और कहती है कि यही वो दरिंदे हैं, यही वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो यही वो हमारे पति के दुश्मन हैं जो हमारे पति को हमसे छीन लिए हैं। हमारी वो एक एक रात अपनी पति की यादों में मैं सोई नहीं हूँ। मैं इनको मिटा दूंगी, मैं इनको मार डालूंगी। उसके बाद में वो वहाँ का एक ऑफिसर आता है और कहता है उसके ससुर से और कहता है कि पिताजी ये क्या हो गया, कौन से पागल को लाके यहाँ पे छोड़ दिए जो सारे पागलों में तांडव मचा के रख दी है। उसके बाद में दोस्तों ये कहता है, बूढ़ा रोने लगता है और कहता है, बेटा कुछ पूछो मत, क्या हो चुका है इस घर में। ये घर शमशान बन चुका है। जिस दिन हमारे बेटे की शादी हुई है उसी दिन से ये घर शमशान हो गया है। उसके बाद जब उसे पागल खाने छोड़ देते हैं तो आइए जानते हैं वो शादी के बाद सुहाग रात भी नहीं होती है और कैसे विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद वो कैसे पागल हो जाती है। तो मेरे दोस्त आइए इस कहानी को जानते हैं पूरा। लेकिन जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों ये कहानी अमृतसर पंजाब की है जहां पर एक आर्मी का जवान छुट्टी आया होता है और अपनी शादी के लिए छुट्टी पास करा के आया होता है और अपनी शादी में बड़े ही धूमधाम से खुशियों की बारात लेकर जाता है और सारे बारातियों में खुशी का माहौल छाया रहता है। उसके सारे दोस्त डीजे में और नाच रहे होते हैं और इधर जनमासे में सब लोग मिठाइयाँ खा रहे होते हैं। कोई नाश्ते के टेबल पर जाके खड़ा होता है तो कोई बफर सिस्टम में खाना खा रहा होता है। ऐसे में द्वारचार लगा होता है, बहुत ही खुशी का माहौल छाया रहता है। अरविंद के पिताजी तो जैसे खुशियों की समुद्र में जाकर के स्नान कर रहे होते हैं। इस तरह से खुशी का माहौल छाया रहता है। उधर लड़की के घर में भी खुशियों का माहौल छाया रहता है कि उसके पिताजी भी बहुत खुश रहते हैं कि मेरी बेटी की शादी एक आर्मी के जवान से हो रही है। तो दोस्तों ये शादी धूमधाम से हो जाती है। उसके बाद में जब विवाह संपन्न हो जाता है, विदाई होती है, दुल्हन घर में आती है, उसी समय खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और ऐसे में दूल्हा यानी कि अरविंद अपनी दुल्हन के साथ अपनी सेज पर जाता है तो उसके साथ में कुछ प्यार भरी बातें करता रहता है और ऐसे में उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन उसके ड्यूटी का था यानी कि उसके कर्नल साहब का फ़ोन था और कर्नल साहब कहते हैं कि बेटा अरविंद अब छुट्टी कैंसिल हो गई है और बॉर्डर पे और घुसपैठिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए छुट्टी सभी लोगों की कैंसिल करा दी गई है और तुम बाहर निकलो, तुम्हारे लिए गाड़ी तैनात खड़ी मिलेगी। उसके बाद अपनी दुल्हन से विदा लेता है और कहता है कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मेरे दोस्त उसके बाद में ये
चला जाता है अपनी ड्यूटी पर। जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और सारे पाकिस्तानियों को मारने लगता है और लड़ाई होती है तो सारे घुसपैठियों को मार के गिरा देता है, सारे लोगों को अकेले ही मारने लगता है। ऐसे में मारते मारते वो पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ चला जाता है, यानी कि हिंदुस्तान के बॉर्डर को छोड़ देता है और पाकिस्तान में जाकर प्रवेश कर लेता है। उसके बाद वहाँ पे इसको घेर कर पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद एक मैसेज फैला देते हैं कि अरविंद सिंह की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अरविंद सिंह से कहते हैं यदि तुम मुसलमान का रूप ले लेते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा अगर हिंदुस्तानी बन के रहोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये कहता है ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ में ही रहूँगा। वो बुद्धिमानी से काम लेता है और अपने साथ में और उनके साथ में हो जाता है और उस दिन से वो मस्जिद में जाने लगता है और नमाज भी पढ़ने लगता है। ऐसे में खबर फैल जाती है कि अरविंद की मृत्यु हो गई और अरविंद उस बॉर्डर के उस पार गया, वापस नहीं आया। और उसके बाद यह सुन करके उसके घर में मातम छा जाता है और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे में कि पत्नी अंतिमा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बाप दरवाजा पकड़ के अलग रोता रहता है, माँ द्वार पर बैठे बैठे रोती रहती है, बहन अलग रोती रहती है, भाई अलग रोता रहता है। ऐसे में अंतिमा की चूड़ियों को फोड़ रहे होते हैं और उसे विधवा का रूप दे रहे होते हैं और उसको एक सफ़ेद साड़ी पहना रहे होते हैं। तो मेरे दोस्त उसके बाद जब अंतिमा को पागल खाने भेज देते हैं, पागल के रूप, और उसके बाद अंतिमा की घबराहट है और उसके बाद अंतिमा को विधवा का रूप दे रहे होते हैं, सफ़ेद साड़ी पहनाते रहते हैं। उसी समय अंतिमा पागल हो जाती है और पागल होने के बाद उसे लोग पागल खाने में भर्ती करवा देते हैं। उसके बाद ऐसे ही सिलसिला पागल खाने में वो तांडव मचाती रहती है। 2-3 साल बीत जाते हैं। उसके बाद वो पागल की रूप और बद से बदतर होते जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे इसका शक्ल एकदम सूरत से बदसूरत हो गया हो। ऐसे में काफी समय जब बीत जाता है तो मेरे दोस्त जो अरविंद होता है पाकिस्तानियों का आर्मी बन जाता है और एकदम तन मन धन से पाकिस्तानियों के साथ में साथ देता रहता है। लेकिन उसका मन अपने हिंदुस्तान का नहीं छोड़ता है कि मैं हिंदुस्तान का सिपाही हूँ और हिंदुस्तान का मैं सेवक हूँ, तो मैं पाकिस्तान में नहीं रहूँगा। लेकिन जान बचाने की खातिर पाकिस्तान में ये सब नौटंकी कर रहा होता है। इस दिन मैं हिंदुस्तान में जाऊँगा, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद में इतना ज़्यादा ये विश्वास बना देता है कि सब लोग इसी के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। ऐसे में फिर लड़ाई होती है। लड़ाई करते करते पाकिस्तान की बॉर्डर को छोड़ करके हिंदुस्तान की बॉर्डर पर क्रॉस हो जाता है। जैसे जब ये हिंदुस्तान का ऑफिसर था तो पाकिस्तान के तरफ चला गया था और जब पाकिस्तान का हुआ तो फिर हिंदुस्तान में आ जाता है। लेकिन सारे हिंदुस्तानी अरविंद को घेर लेते हैं और कहते हैं इस पाकिस्तानी को तुरंत ही खत्म कर दो, नहीं तो ये हम लोगों के लिए काल बन जाएगा। ऐसे में वो कहता है रुक जाओ, ठहरो, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ। मैं 3 साल से पाकिस्तानी बना जरूर हूँ, लेकिन मेरे रगों रगों में हिंदुस्तान का खून बह रहा है। मेरा एक एक कतरा कतरा हिंदुस्तान के लिए जी रहा है, नहीं तो मैं कब का मर गया होता। मैं इनकी विश्वास के खातिर इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, इनके विश्वास के खातिर मैं मुसलमान बन गया था। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे को विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। उसके बाद में ये बात खुशी की तरह आग की तरह फैल जाती है और खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। तुरंत ही खबर जाती है कि आज से 3-4 साल पहले जो अरविंद सिंह का शहीद का जो मरने का न्यूज़ सुनाया गया था वो सब गलत था। ऐसे में उसे तुरंत छुट्टी दी जाती है और दोस्तों उसे हेलीकॉप्टर द्वारा भिजवाया जाता है। जैसे ही वो घर पे जाता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है अरविंद को देखने के लिए। कहते हैं कि अरविंद तो मर गया, लेकिन कैसे जीवित हो गया। अरविंद उतरता है, उसके बाद में पिताजी के पैरों पर गिर जाता है और माता के पैरों पर गिर जाता है। कहता है कि माँ, आप लोगों ने इतने दिन कैसे कष्ट झेले होंगे, क्योंकि मेरा ना कोई खत आया, ना संदेश, ना मैसेज, ना कोई फ़ोन। उसके बाद में तब माँ और पिताजी बताते हैं कि बेटा, तेरे जाने के बाद जिंदगी तो जैसे रूठ ही गई थी हम लोगों से। उसके बाद में
पिताजी रोने लगते हैं। ये कहता है हमारी अंतिमा नहीं दिख रही माँ, अंतिमा किधर है। उसके बाद में माँ कहती है बेटा अंतिमा तो इस घर में नहीं है। कहते हैं कि अंतिमा किधर है, क्या अंतिमा ने दूसरा विवाह कर लिया है। और माँ कहती है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलो, अंतिमा जैसी लड़की ढूंढे नहीं मिलेगी। बेचारी हम लोग बहुत कहते रह गए लेकिन वो शादी नहीं किया। उसके बाद में आपकी यादों में खोई रहती थी। गांव के लोगों के कहने के अनुसार, उस न्यूज के अनुसार वो सब लोग उसे विधवा का रूप दे दिए और वो विधवा का रूप देखते ही पागल हो गई और गांव के लोगों के कहने के अनुसार उसे पागल खाने में भिजवा दिया गया है। यह सुन करके जैसे अरविंद रोने लगता है, जैसे अरविंद भी पागल हो जाएगा। सब लोग कहते हैं संभालो इसे, नहीं तो ये भी पागल हो जाएगा। तुरंत उसे हेलीकॉप्टर द्वारा उस पागल खाने में लेके जाते हैं और पागल खाने में अपनी दुल्हन को देखता है तो रोने लगता है। अपनी दुल्हन को देखता है तो मेरे दोस्त रोने लगता है और कहता है अंतिमा क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो। उसके बाद में अंतिमा देखती है लेकिन उसके दिमाग में कुछ आता नहीं है और कहता है अंतिमा याद करो मैं तुम्हारा अरविंद हूँ, याद करो अंतिमा, कौन कहता है कि तुम्हारा अरविंद मर गया है, तुमको कौन पागल खाने में ले आया, तुम क्यों विधवा का रूप अपनाया, मैं तो जीवित था लेकिन तुमसे कोई इस बात को नहीं कहता था क्या। इसके बाद में जब चिल्ला चिल्ला कर अरविंद कहता है तो उसके दिमाग खुलने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उसकी अंतिमा खुशी के जैसे उछल पड़ती है और कहती है और उसका दिमागी संतुलन वापिस आने लगता है और अपने पति से गले लिपट कर कहती है कि पिया आज के बाद ये ड्यूटी को छोड़ दीजिए, मुझे ये प्यारी नहीं है, मैं आपके साथ में रहूंगी, रूखी सूखी खाऊंगी लेकिन मुझे ये ड्यूटी नहीं प्यारी है। उसके बाद में वो कहता है क्यों रे पगली, सारी मुसीबतों को झेल करके अब कहती है कि ये ड्यूटी नहीं प्यारी है, क्या तुम्हें हिंदुस्तान नहीं प्यारा है, क्या तुम्हें हिंदुस्तान के लोग नहीं प्यारे हैं। अरे तुमने कष्ट झेला है किस लिए, इस हिंदुस्तान के लोगों के लिए। आज तुम्हारी इसी कष्ट से हिंदुस्तान के लोग जी रहे हैं, नहीं तो इन घुसपैठियों की वजह से हिंदुस्तान तबाह हो जाता। तो मेरे दोस्त इस औरत को सलाम है कि अपने पति की शहीद की बात सुन करके जवानी में भी विधवा हो जाती है लेकिन वो घर को नहीं छोड़कर जाती। ऐसी औरत को नमन है और सलाम है। और मेरे दोस्तों हमारी कहानी अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को भी सलाम कीजिए और तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।